हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेल। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग 39th बीपीएससी जो आपका 1994 में कंडक्ट हुआ था और जो 71st बीपीएससी के बीच में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, इसका 2 या 3 पार्ट में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था एंशियंट हिस्ट्री से, ये आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पॉज करके आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, उसके बाद फिर इस का जो डिटेल जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये आप लोग देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज। सिंधु घाटी, इसका मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए दोनों के लिए बाइलिंगुअल है, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था उसने, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में आती है। ये आपके 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई दे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर था ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक टाइप। अब प्रोटो हिस्टोरिक टाइप किसे कहते हैं? देखिए, एक तो आपका हो गया प्री हिस्टोरिक और एक हो गया हिस्टोरिक, और ये दोनों पीरियड के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, यानी उत्तर है ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। अब बात किसकी हो रही है? तो बात यहां पे हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच लाई करता है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलने का मतलब क्या है कि स्टोन एज, यानी कि ऐसा जहां पे कोई आपको राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा, नो राइटिंग अवेलेबल, यानी किसी भी प्रकार की लेखन कला प्री हिस्टोरिक एज में डेवलप नहीं हुई थी। हिस्टोरिक एज में बिल्कुल इसको हम लोग बोलेंगे राइटिंग एज। और जो प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे भी राइटिंग, जो लिखने की कला डेवलप हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था, इसकी जो जितने भी लिखने की कला है ना, वो जितने भी लेखन अवेलेबल है राइटिंग, उसको डेसिफर नहीं किया जा सका है, यानी कि उसकी क्या लिपि है उसको अभी तक पहचाना नहीं जा सका है कि वो लेखन में क्या क्या चीजें लिखी गई है। और ये जो राइटिंग एज मैंने बोला हिस्टोरिक पीरियड भी, तो यहां जितने भी है उसको डेसिफर कर लिया गया है, यानी जो लिखने की कला थी उसको हम लोग पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी जानकारी ले पाते हैं। तो क्या था, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटो हिस्टोरिक। देखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, इसमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड फ्यूचर में बीपीएससी पूछेगी ना, तो आपको इसको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोग को, ताकि ऐसा ना कि बस मैंने बोला इंडस वैली फॉल्स अंडर विच एरा और मैंने बस टिक मार दिया भाई ऑप्शन डी। नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हमको इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछे भी बीपीएससी थोड़ा बहुत चेंजेस करके, तो हमको आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पीरियड ऑफ 1800 बीसीई टू 1600 बीसी इज रिलेटेड टू विच एरा। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप लोग पहले जवाब आंसर कीजिए कमेंट में, देन आप लोग यहां पे जंप कीजिए आंसर देखने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सूत्र पीरियड, यानी सूत्रकाल। अब सूत्रकाल क्या है कि जो यही काल है ना आपका सूत्रकाल, ये रफली 800 बीसी से लेकर के और 600 बीसी को हम लोग सूत्र पीरियड के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसी काल में जो है ना बहुत सारे जो मेन ब्राह्मणा, उसके बाद बहुत सारे उपनिषद और जितने भी अरंक्याज थे, ये सब का कंपाइलेशन किया गया था इसी पीरियड में। ठीक है, इसलिए इस काल को हम लोग बोलते हैं सूत्रकाल, और सूत्रकाल को ही दूसरा नाम हम लोग धर्मशास्त्र पीरियड भी बोलते हैं। तो जो सूत्रा पीरियड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र पीरियड। ओके, तो ये हमारा अगर पूछे, देखिए बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है कि व्हाट इज धर्मशास्त्र पीरियड, तो सूत्रा पीरियड को हम लोग धर्मशास्त्र पीरियड बोलते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है जो
बोगाज को का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था आपका, द बोजाक कोई इज दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है आपका इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर मेंशन इन वैदिक एज। यानी कि जो बोजाक कोई थी ना, ये आधुनिक तुर्की स्थित में, ये जो शहर थी ना, ये अभी आपका कहां पे है? ये आपका जो मॉडर्न टर्की है, ये वहां पे स्थित है, मॉडर्न टर्की। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? तो यहां पे जो 14th सेंचुरी है ना, बीसी, एक तरीके का ट्रीटी देखने को मिलता है। और इस ट्रीटी में जो इंडिया के जितने भी देवता थे उस समय, एंशियंट गॉड थे, उन सब का मेंशन देखने को मिलता है इस एक प्रकार की ट्रीटी में। और कौन कौन से थे? तो ये थे आपके जो इंपॉर्टेंट गॉड थे एंशियंट हिस्ट्री के हमारे, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्य। ओके, तो ये सब जो है ना, ये जो उस समय बोगाज कोए था, जो अभी कहां पे स्थित है? ये आपका स्थित है मॉडर्न टर्की में। तो ये एक प्रकार का क्या था? संधि पत्र मिला हुआ था, जिसमें जितने भी इंडिया के थे गॉड के बारे में वहां पे मेंशन किया गया था। तो ये क्या था? वहां मिले शिलालेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो एंशियंट पीरियड थे, वो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट गॉड थे? तो ये आपके मेन 4 गॉड थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द गायत्री मंत्र फाउंड इन विच बुक? आपको कौन से पुस्तक में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलेगा? तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ऋग्वेद। अब आपको अगर ऋग्वेद की बात करें ना, तो गायत्री मंत्र जो है आपको ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है आपका 3rd मंडल में मिलता है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। ओके, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी भाई विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की गई थी। यह गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र किसको? तो भगवान सूर्य देव के लिए ये गायत्री मंत्र समर्पित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मंत्र का प्रयोग ज्ञान, बुद्धि और शुद्धि के लिए जनरली किया जाता है। तो इसका उपयोग ज्ञान, उसके बाद बुद्धि एंड शुद्धि के लिए जो है गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमको इतने बहुत सारे फैक्ट मिले। एक तो हमने क्वेश्चन क्या था, गायत्री मंत्र आपको कौन से पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद के कौन से? तो 3rd मंडल में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 3rd मंडल में मिलेगा। सेकंड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा। ये किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य देव के लिए समर्पित है। और इसका उद्देश्य क्या है गायत्री मंत्र पढ़ने का? तो ये माना जाता है कि इस मंत्र का प्रयोग ज्ञान, बुद्धि और शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द संगम एज, ये संगम एज की बात हो रही है। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? एक तो उरैयूर की बात हो रही है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो एक क्वेश्चन ये भी अगर यूपीएससी पूछे, उरैयूर जो है वो किस एज से संबंधित है? तो भाई संगम एज से संबंधित है। तो एक तो हमको ये क्वेश्चन मिल गया। और बीपीएससी ने क्या पहले पूछ रखा है कि ये जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा कॉटन ट्रेड। ओके, तो जो संगम एज में उरैयूर था ना, वो आपके कपास के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अब उरैयूर क्या है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो ये तो कॉटन ट्रेड के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब जो उरैयूर था, ये संगम काल में जो चोल शासक थे ना, चोल शासक थे, उसकी राजधानी हुआ करती थी उरैयूर। इसकी विशेषता यह थी कि यह शहर विशेष रूप से अपने फाइन कॉटन और उनके व्यापार के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। तो ये फाइन कॉटन का यहां से जो है बहुत ही बड़े पैमाने में व्यापार हुआ करता था।
टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका आपको एविडेंस मिलता है, अगर एविडेंस की बात करें तो ये एविडेंस आपको मिलता है एक बहुत ही फर्स्ट सेंचुरी का ग्रीक ट्रैवल अकाउंट है, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा। वो है आपका द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। ये जो ग्रीक ट्रैवल अकाउंट है, ये एक प्रकार का बुक जो है ग्रीकों के द्वारा लिखी गई थी। इसमें आपको इस शहर का मेंशन देखने को मिलता है कि संगम एज में जो ये शहर उरेयुर था, ये बहुत ही फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट देखने को क्या मिला कि उरेयुर क्या था, तो उस समय जो थे संगम एज में जो चोल शासक थे उसकी राजधानी हुआ करती थी। फाइन कॉटन का व्यापार हमको इस क्षेत्र से देखने को मिलता है। और उसका एविडेंस कहां से मिलता है, तो इसका एविडेंस मिलता है द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी नामक जो ग्रीक अकाउंट है, वहां से हमको इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई कीजिए इसका। तो आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे, आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ये आपके थे मखाली गोसाला, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मखाली गोसाला ने आपका आजीविका सेक्ट की स्थापना की थी। यह संप्रदाय जो है ये आपका नियतिवादी यानी कि फैटलिज्म में विश्वास करता था। उसके अनुसार संसार की हर वस्तु नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होते। नियतिवादी क्या होता है कि इस संप्रदाय को मानने वाले लोग ये विश्वास करते थे कि जो भी घटना है ये सब नियति पे है, ये पहले से पूर्व निर्धारित है। अगर आपके साथ कुछ चीज नियति ने निर्धारित कर रखी है तो ये आपके साथ घटित होगी ही, और इसे मानवीय प्रयासों से इसे नहीं बदला जा सकता। ये जो फिलॉसफी है, इस पे आजीविका जो संप्रदाय के लोग थे विश्वास करते थे, इसलिए इस संप्रदाय को नियतिवादी संप्रदाय यानी कि फैटलिज्म कहा जाता था। अगर इसमें प्रमुख बात करें तो जो गोसाला जो प्रारंभ में जो थे इसके संस्थापक, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, उसके डिसाइपल हुआ करते थे महावीर स्वामी के। लेकिन बाद में जाकर के कुछ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय आजीविका सेक्ट के नाम से बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट। भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले तो आप लोग रिप्लाई दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्ताज। तो गुप्त शासकों ने जो है भगवत संप्रदाय के विकास में ना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। भगवत को ही हम लोग वैष्णव संप्रदाय के भी नाम से जाना जाते हैं, वैष्णव सेक्ट या वैष्णव संप्रदाय। और गुप्ता काल में जो है ये सबसे ज्यादा जो वैष्णव सेक्ट था वो फ्लरिश हुआ। ठीक है, गुप्त राजाओं ने ही भगवत जो धर्म था ना, जो भगवत सेक्ट था, उसको अपना धर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक को परम भागवत से उपाधि से भी संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि वो भगवत सेक्ट को प्रमोट कर रहे थे। इसलिए जितने भी सारे गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट रूलर थे ना, उन सबको परम भागवत उपाधि से भी उनको संबोधित किया जाने लगा। तो यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भगवत सेक्ट यानी कि वैष्णव सेक्ट सबसे ज्यादा फ्लरिश किसके पीरियड में हुआ, तो गुप्ता काल में। ओके, और उसके बाद जो है भगवत संप्रदाय फ्लरिश हुआ गुप्ता में,
उसके बाद क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में फ्लरिश किया, बहुत ही जोर शोर से, इसलिए जितने भी गुप्ता एम्पायर के शासक थे ना, उनको परम भागवत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये एक यहीं पे क्वेश्चन बन गया कि कौन से ऐसे शासक थे, बीपीएससी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन ऐसे शासक थे, कौन ऐसे वंश के शासक थे, डायनेस्टी के, जिनको परम भागवत की उपाधि से भी संबोधित किया जाता था? तो आपका ये हो जाएगा गुप्ता शासक। तो ये एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया। ओके, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि मैंने ये पढ़ दिया, वो कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भागवत से, अब ये ऑप्शन डी नहीं, ऐसे डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्क्रिप्शन प्रूफ दैट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एक्सटेंड टू वेस्टर्न इंडिया? ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। अब इसके बारे में थोड़ी बात करें ना, तो यह जो अभिलेख है पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का सबसे ठोस परिणाम देता है। जो रुद्रदमन द्वारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो बनाया गया था, ये एक सबसे बड़ा ठोस एविडेंस है, सबसे ज्यादा पावरफुल एविडेंस है। ये बताता है कि जो चंद्रगुप्ता जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका एक्सटेंशन जो था पूरे वेस्टर्न भारत तक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। ओके, इसका साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? तो इस अभिलेख के उल्लेख में, इस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो उस समय गवर्नर थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, ने पश्चिमी भारत यानी सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करा था। अब ये रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसमें मेंशन है, देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया आपका। इसमें ये मेंशन है, कैसे हमको पता चलता है? तो उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि जो चंद्रगुप्ता मौर्य के गवर्नर थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने जो है सौराष्ट्र, जो गुजरात का पार्ट है, आपको पता ही होगा, सौराष्ट्र और जो सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो एक तो इससे हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक्सटेंशन वेस्टर्न इंडिया में कहां से एविडेंस, तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, वहां से मिलता है। और एक ये भी हमको यहां से पता चल गया कि जो सुदर्शन लेक की बात होती है ना, ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो सुदर्शन लेक की बात होती है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनाया गया था। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये कहां बनाया गया था? तो गुजरात सौराष्ट्र में। और इससे ये पता चलता है कि कैसे एक एविडेंस जो है कि चंद्रगुप्ता ने जो है, उनका जो है वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे प्रभाव अच्छे देखने को मिले थे। ओके, सवाल ये आता है कि हम लोग क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो रुद्र दमन जिन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनाया, उनके बारे में भी थोड़ी जानना जरूरी हो जाता है फैक्ट। तो सबसे पहले तो जो रुद्र दमन थे, एक शाक रूलर थे, लेकिन उसके 125 ईस्वी के इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है? ये आपका रुद्र दमन कौन थे? तो ये एक शाक रूलर थे, शाक रूलर, शाक रूलर। और ये इंस्क्रिप्शन आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। कौन सा? तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन द्वारा, ये संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन विच हैज बीन रिटन इन संस्कृत, आज तक इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हो गए आपके, चंद्रगुप्ता मौर्य से भी फैक्ट हो गए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्र दमन के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद जो है रुद्र दमन कौन थे? तो शाक रूलर थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है आपको संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनके बारे में पता चलता है सुदर्शन लेक, जो सौराष्ट्र और गुजरात में चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द ओनली पिलर इंस्क्रिप्शन इन विच अशोका कॉल्स हिमसेल्फ किंग ऑफ मगध। देखिए, एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ये आपको बताना है। तो ये आपका इंस्क्रिप्शन है
बाभरू इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब इसके बारे में जानते हैं। ये अभिलेख जो है आपको, जो बाबरू जो एडिक्ट है ना, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपको शिलालेख राजस्थान, राजस्थान में एक बैराट जगह है आपका, बैराट, वहां पे ये शिलालेख आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि बैराट में उपस्थित रहने के कारण इसे बैराट बाभरू शिलालेख भी कहा जाता है, इसलिए इसको बैराट बाभरू शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है। इसी शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से खुद को प्रियदर्शी राजा मगध के, यानी उन्होंने अपने आप को कहा था प्रियदर्शी राजा मगधे, ये उपाधि से अपने आप को संबोधित किया था। इसका मतलब होता है प्रियदर्शी राजा मगध का, इसका मतलब होता है प्रियदर्शी राजा मगध का। ओके, तो यही एक इंस्क्रिप्शन था। कौन सा एडिक्ट था? बारबरू, जो एकमात्र शिलालेख ऐसा था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा था। ओके, ये कहां स्थित है? तो राजस्थान के बैराट में, इसलिए इसको बैराट बाबरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हड़प्पा पोट्री जो था जनरली पेंटेड इन विच कलर, यानी हड़प्पा की मिट्टियों के बर्तन आमतौर पर किस रंग से रंगे होते थे? तो ये आमतौर पर जो है लाल रंग से रंगे जाते थे, रेड कलर। अगर हड़प्पन के समय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, पोएट्री व्हील का कुशल उपयोग करना सीख गए थे। व्हील चलाना, पोएट्री का फॉर्म करना, पोएट्री बनाना, ये अच्छे से सीख गए थे। और इन बर्तनों पे ना मुख्य रूप से लाल और गुलाबी, रेड एंड पिंक कलर के जो है कलर का उपयोग करते थे। और मेन जो है, और फिर उस पर काले रंग के सुंदर डिजाइन की जाती थी। तो मेन जो अगर प्रोपोर्शन में देखें तो लाल और पिंक कलर का ज्यादा उपयोग हुआ करता था, और उस पे जो है ना ब्लैक कलर का यूज कहीं कहीं ऐसे कलाकारी डिजाइन के लिए किया जाता था। काले रंग का अक्सर जो यूज होता था ना, वो एक तरीके का ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए, जैसे कुछ ज्योमेट्रिक ये ट्रायंगल बना दिए, कुछ सर्कल बना दिए, कुछ एक तरीके का रेक्टेंगल बना दिए। तो कुछ ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए कुछ पेड़ पौधे, कुछ मछलियों का उपयोग, ये उसमें काले रंग का यूज किया जाता था। ओके, तो ये मेन कौन सा था? रेड कलर का यूज हड़प्पन के टाइम में पोएट्री, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज होता था। नेक्स्ट ये पूछ रहा आपका ऋग्वेद का जो 9th मंडला है, 9वां मंडल पूरी तरह से किस देवता को समर्पित है? द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से? सोम। क्या? तो सोम जो थे, सोम देवता, उनको पूरी तरह से समर्पित थे। तो ऋग्वेद में जो है, जो 9th मंडल की बात हो रही है, उसमें पूर्ण रूप से सोम देवता के बारे में बात की गई है, और उनसे संबंधित जो है भजनों के बारे में भी 9th मंडल में, भजनों के बारे में भी 9th मंडल में बात की गई है। ओके, तो कौन से हो जाएंगे? सोम। सोम का अर्थ होता है, सोम का अर्थ होता है एक विशेष रूप से, उस समय क्या था ना, एक विशेष रूप की प्लांट होती थी सोम, यानी एक प्लांट था सोम का, उसका रस निकाला जाता था, जिसे आर्य अपने यज्ञों और अनुष्ठान जो होते थे ना, उसके दौरान देवताओं को अर्पित करते थे और स्वयं भी ग्रहण करते थे, और उसी के नाम पे ना ये सोम पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार सोम वनस्पति हिमालय की मुंजवत चोटी पर पाई जाती थी। तो ये आपका 9th मंडला में ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में। और सोम क्या था? सोम जैसे अभी हमने एक बार और मैं डिटेल में बता देता हूं। उस समय ना एक प्लांट होता था, और उस प्लांट के रस को निकाला जाता था, और ये मान्यता थी कि उस प्लांट के रस को अगर देवता को चढ़ाया जाए पूजा में, या हम किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो देवता प्रसन्न होते थे, और देवता को चढ़ाने के साथ साथ खुद भी उस समय के लोग ग्रहण करते थे। तो ये एक प्रकार का प्लांट था जो कहाँ? हिमालय में
पाया जाता था एंशियन पीरियड से। तो ये सोम आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो जो पूरी तरह से जो सोम एक देवता यानी भगवान शिव के भी बारे में है, और एक प्लांट के भी बारे में, ये जो नौवा जो मंडल है ना ऋग्वेद का, उसमें पूरी तरह से ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। हाँ, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र व्हाट वाज द नॉर्मल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू? धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की समान दर उस समय क्या थी एंशियंट टाइम में? ये आप लोगों को बताना है, तो आंसर कीजिए इसका। तो इसका था 1/6। जो 6 का जो पहला भाग था, यह आपका भू राजस्व की समान दर उस समय मानी जाती थी। धर्मशास्त्र और स्मृतियों के अनुसार राजा को प्रजा की रक्षा के बदले उनको उपज का 6ठा भाग कर के रूप में देने का अधिकार था। यानी जो वहां पे प्रजा थी उनकी रक्षा क्या है, राजा के द्वारा किया जाता था, क्योंकि राजा के पास सैनिक था, हर एक साधन थे, इसलिए उनको रक्षा के बदले उनको जो एक का जो 6ठा का पहला 6वां भाग जो है ना, 1/6 भाग आप जो प्रजा था, प्रजा को राजा के टैक्स के रूप में अदा करना पड़ता था, ताकि राजा जो है उनकी रक्षा कर सके। इस जो भू राजस्व लैंड रेवेन्यू को प्राचीन काल में भाग कहा जाता था, और इसी कारण राजा को सठभागीन कहा जाता था, यानी उपज के 6ठे हिस्से का अधिकार। तो ये भी एक टर्म यहां पे राजा को ना सड़भागीन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि राजा जो होता था वो उपज के 6ठे भाग का ना वो एक तरीके से हकदार होता था, इसलिए उसे सठभागीन भी कहा जाता था। ओके, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए कि लैंड रेवेन्यू उस समय जो धर्मशास्त्र में मेंशन है उसके हिसाब से 6ठा भाग जो है वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे प्रजा राजा को दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो आपको जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो चलिए पहले तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग। पहला चेरा डायनेस्टी, फिर चोला डायनेस्टी, पांड्या एंड पल्लव डायनेस्टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी। जो संगम लिटरेचर था ना, संगम लिटरेचर क्या था? एक तरीके का आपका एंशियन लिटरेचर था जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट था। तो यह एक प्राचीन भारत का साहित्य था जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख तमिल राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ओके, कौन कौन से? तो संगम लिटरेचर में मेन 3 का उल्लेख मिलता है। एक तो आपका मिलता है चेरा डायनेस्टी का, चेरा डायनेस्टी, सेकंड में आपको मिलता है चोला डायनेस्टी, एंड थर्ड में मिलता है आपको पांड्या डायनेस्टी। तो जो चेराज थे ना वो केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उनका शासन चलता था। जो चोलाज थे उनको मेन रूप से जो कावेरी क्षेत्र का जो डेल्टा एरिया है ना, वहां पे उनका राज्य देखने को मिलता था। और जो पांड्या थे उनका जो क्षेत्र था वो मदुरई के कुछ पार्ट में उनका क्षेत्र था। तो ये तीनों जो था, ये तीनों मेंशन आपको संगम लिटरेचर में देखने को मिलेगा। और ये पल्लव डायनेस्टी थी, उसका जो मेंशन संगम लिटरेचर में नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे नॉट मेंशन की बात हो रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो अगर पढ़ा होगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनके जो भी इवेंट थे उसकी घटनाएं किस किस आपको चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन सॉल्व हो सकता था। तो बर्थ की अगर बात करें तो बर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बर्थ जो है आपका प्लेसेस देख लीजिए आप, ये तो इजी क्वेश्चन है, प्लेसेस के बारे में पूछ रहा। तो भगवान बुद्ध का बर्थ, गौतम बुद्ध का, ये आपका कहां हो जाएगा? लुम्बिनी। उसके बाद इनलाइटेनमेंट कहां पे मिला? इनलाइटेनमेंट इनको बोधगया में मिला, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट सरमॉन की बात हो रही है, तो फर्स्ट सरमॉन कहां पे हो रहा? तो फर्स्ट सरमॉन आपका सारनाथ। एंड द महापरिनिर्वाण यानी ज्ञान, उन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा? तो कुशीनगर में। कहां छोड़ा? तो कुशीनगर में। ये तो ऑप्शन बीपीएससी ने पूरा मतलब सामने ही सामने दे रखा था। तो 1 का ए,
2 का बी एंड 3 का सी एंड 4 का डी। ओके, तो ये प्लेसेस के बारे में थे, ये आपको बिल्कुल पता ही होगा। जन्म लुम्बिनी में होता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोधगया में। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ। एंड महापरिनिर्वाण कहाँ? तो कुशीनगर। इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लेसेस एट पाटलिपुत्र वाज मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किससे बना था? ये भी बीपीएससी ऐसी भी क्वेश्चन पूछती है ऑनलाइनर। तो ये सिंपल क्या था उस समय, अगर आप लोग अनुमान भी लगाए तो आप लोग एक तरीके से लगा सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में उस समय ब्रिक्स स्टोन तो यूज हो नहीं सकता, तो वुड, तो मेनली जो है ना ये वुड से निर्माण कराया गया था उस समय पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी दशरंज वॉर, दशराज्य वॉर जो है वो किस नदी घाटी के तट पर लड़ा गया था? ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पुरुषनी। तो पुरुषनी रिवर के जो नजदीक है ये वॉर लड़ा गया था, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग। ओके, तो ऋग वैदिक काल में जो है ना वो पुरुषनी नदी, और आज जो पुरुषनी नदी है ना उसको जाना जाता है रावी नदी के नाम से। आपने सुना होगा रावी नदी। तो आज का रावी नदी उस समय जो ऋग्वैदिक काल में इसको पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध भारत के जन के राजा सुदास, ये माना जाता है कि ये जो युद्ध है ये उस समय भारत जन जो था, भरत जन एक तरीके के अलग कम्युनिटी टाइप थे, जो जन उस समय बना करता था उसके जो भारत जन थे उनके जो राजा हुआ करते थे सुदास, और यही भरत जैन के नाम पे ही जो कम्युनिटी थी ये हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, तो ये ध्यान में रखिए। तो उस समय जो भरत जैन थे उसके जो प्रमुख राजा थे सुदास, सुदास और अन्य 10 राजा, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य कबीले में के बीच लगभग लड़ा गया था। और इसमें जो है इसमें भीषण युद्ध होता है और राजा सुदास की जीत होती है, जिससे भरत वंश का वर्चस्व स्थापित होता है, और इसी भरत कबीले के भी नाम पे हमारा देश भारत पड़ा था। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, किस नदी? तो परुष्णी नदी, आज ऋग्वैदिक काल का परुष्णी नदी ही आज का रावी नदी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था। फिर ये किसके किसके बीच हुई थी? तो जो भरत उस समय जो कम्युनिटी क्लैन थे, भरत कबीले के जो प्रमुख शासक थे जिनका नाम था सुदास, सुदास उनके और 10 अलग राजाओं के बीच ये युद्ध हुई थी, जिसमें सुदास विजयी होते हैं, और इन्हीं जो भारत कबीले के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंडला ऑफ ऋग वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला क्योंकि बीपीएससी क्या है ना, बीपीएससी क्या करती है, एक क्वेश्चन को अलट पलट के ऐसे ही बता देती है। अगर हम लोग पीछे एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊं तो ये हमने क्वेश्चन क्या पूछा था बीपीएससी ने, देखिए, द 9th मंडला ऑफ ऋग वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो इसमें सोम था, ध्यान में आया आप लोगों को। और ये वाला क्वेश्चन क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस घुमा दिया, इसलिए मैंने जानबूझ को डाला कि अब इसमें मंडल की बात हो रही है कि कौन से मंडल जो है सोम को डेडिकेट है, तो कौन सा मंडल? तो 9th मंडल। और एक्सप्लेनेशन वहां पे हमने अच्छे से कर रखा है कि 9th मंडल में ये मेंशन है। और सोम क्या था? तो उस समय का एक प्रकार का वनस्पति हुआ करता था जो हिमालय पे पाया जाता था, उसका रस का महत्व होता था। कोई भी अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय जो है उस रस का उपयोग किया जाता था भगवान को चढ़ाने के लिए भी, और खुद जो है उसका यूज भी किया करते थे जो उस समय के लोग थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, द गुप्ता पीरियड वाज द व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू? ये पूछा था बीपीएससी ने कि गुप्त काल में जो है भू राजस्व की दर क्या थी। ओके, तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो भू राजस्व के टाइम में ना उस समय 1/6 हिस्सा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1/6।
तो अगर इसकी बात करें तो गुप्त काल के समय में भी ना जो लैंड रेवेन्यू की बात थी ना, वो लैंड रेवेन्यू आपका 1/6 था। 1/6 जो हिस्सा था वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे प्रजा के द्वारा राजाओं को यानी गुप्त शासकों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बीपीएससी ने पूछा था, ये आपका पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन एम्पायर ऑफ अशोका। ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो था अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो आप लोग को इसका जवाब देना था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ऐसा था जो उस समय एम्पायर जो अशोका का जो बोलते हैं द अशोका द ग्रेट एम्पायर, तो उसकी जो अगर हम लोग एक्सटेंशन देखें तो श्रीलंका पे जो है अशोका ने रूल नहीं किया था। अगर साम्राज्य की सीमा की बात करें अशोक की, तो अशोक का साम्राज्य जो था आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल तक फैला था। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहां पे हो जाएगा अफगानिस्तान, एक मैं मार्क कर देता हूं, अफगानिस्तान से लेकर के अगर दक्षिण में हम लोग बात करें तो दक्षिण में आपका कर्नाटका, अगर पूरब में बात करें तो पूरब में ये आपका फैला था बंगाल, कलिंग सहित बंगाल के क्षेत्र में। ये इतना फास्ट जो था ना, ये अशोका का एम्पायर था, गुजरात लेकर के सब इसमें जो आपके थे। मेन जो श्रीलंका जो था ना, श्रीलंका पे कभी अधिकार नहीं कर पाए थे अशोक, लेकिन बाद में ना श्रीलंका के साथ उन्होंने संबंध सुधारा और इसी कड़ी में अशोक का साम्राज्य का तो हिस्सा नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र मित्र राष्ट्र था। श्रीलंका से हमेशा जो है मित्र राष्ट्र की तरह संबंध रखा था अशोक ने। और धर्म प्रचार जो हुआ था, जब अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और उस समय एक श्रीलंका के राजा भी थे जिनका नाम था तिस, ये तिस राजा का नाम था। और ये तिस राजा जो था ना, वो अशोक ने धर्म से परिवर्तित होकर खुद को देवनाम प्रिय के उपाधि से भी नवाजा था। तो तिस ने जो है क्योंकि अपना धर्म परिवर्तन किया था अशोक ने, तो उनको खुद को देवनाम प्रिय की उपाधि से भी नवाजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था बीपीएससी ने, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ विच रूलर। यानी कि जो तीसरी बौद्धिक संगति हुई थी किस शासक के शासनकाल के द्वारा में शासनकाल में आयोजित की गई थी, बताइए आप लोग। तो इसका तो मैं बता देता हूं। देखिए, जो फर्स्ट हुआ था ना, फर्स्ट हुआ था, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु। और कहां हुआ था? तो ये आपका हुआ था राजगृह। सेकेंड जो हुआ था ना, सेकेंड हुआ था ये आपकी कलाशोक, कलाशोक के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था वैशाली में। जो थर्ड हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, ये आपको हुआ था अशोक के रीजन में। और ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ओके, तो ये इसमें क्या पूछा है आपका? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था, किसके शासनकाल में? तो दैट इज अशोका। और कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछा था हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत ड्रामा स्वप्न नवासदाता। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका रचित है बाई कालिदास। ओके, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज भाषा। भाषा के द्वारा जो है ये स्वप्न वस्वदत्त की रचना की गई थी।
ये नाट्य जो था ये वत्सराज उदयन और अवंती की राजकुमारी वासोदाता की प्रेम कहानी और उनके पुनर्मिलन पर आधारित थी। तो भाषा के द्वारा जो है ना ये स्वप्न वसुदाता की रचना की गई थी, जिसमें उदयन जो थे राजा और अवंती की जो पुत्र थी वासोदाता वासोदाता उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में बात की गई थी भाषा के द्वारा। तो इसके लेखक कौन थे? तो लेखक थे भाषा। नेक्स्ट, इसमें यह पूछा जा रहा था, बीपीएससी ने पूछा था, द फेमस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विच रूलर, यानी कि जो प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका खारवेला से संबंधित है। ठीक है, जो खारवेला कलिंग, अब खारवेला क्या है इसके बारे में भी थोड़े हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो शासक थे उस समय खारवेल, वो आपका आधुनिक उड़ीसा में, जो खारवेल कलिंग थे ना, वो आधुनिक उड़ीसा जो अभी है इसका नाम पहले खारवेल कलिंग होता था। जो खारवेल किसके शासक थे? तो कलिंगा डायनेस्टी जो आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है आपका, और उस समय जो थे सबसे चेदी वंश के महान राजक माना जाता थे। तो चेदी डायनेस्टी के महान शासक माना जाता था किसको? खारवेल को, और उन्हीं के द्वारा ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एसोसिएट किया जाता है। यह शिलालेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों की हाथी गुफा में स्थित मिलेगी आपको। कहाँ मिलेगी ये इंस्क्रिप्शन? आपको मिलेगी भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी, उसके पास उदयगिरी पहाड़ियों में आपको अभिलेख देखने को मिलेगा। और ये जो अभिलेख है ना ये आपको प्रकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई मिलेगी। ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इसमें बात करें ना तो इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है ना खारवेला का, इसी में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फॉलोइंग ऑल्सो नॉन एज चालकोलिथिक एज, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे ताम्रपाषाण के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग बताइए किसको? तो ये आंसर हो जाएगा कॉपर एज। कॉपर एज सिंपल है, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मिला है चालको और एक मिला है लिथिक। तो चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये भी अगर थोड़ा दिमाग लगाया ना तो ये इजी इजी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चालकोलिथिक एज को और कॉपर एज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें मेन रूप से अगर बात करें ना तो कॉपर एंड स्टोन दोनों के को मिला करके और उस समय हथियार वगैरह जो भी है उसका निर्माण किया जाता था। तो एक कौन सा हो गया? चालको लिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मगध वाज कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर, यानी उस समय कौन से ऐसे मगध के राजा थे जो सिकंदर महान के समकालीन थे? चलिए बताइए, तो कौन से थे? तो ऑप्शन डी, दैट इज धनानंदा, यानी धननंद। तो धनानंद जो थे मगध के एम्पायर, जो सिकंदर महान था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके समकालीन थे। अलेक्जेंडर ने जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे आपका 326 बीसी में अटैक करता है। और उस समय जो थे नंदा डायनेस्टी की रूल चल रही होती थी भारत में। और नंदा डायनेस्टी क्योंकि उस समय रूल में थी और उस समय राजा कौन थे? धनानंद थे, इसलिए वो उनके कंटेम्पररी हो जाते हैं। लेकिन धनानंद की जो पावरफुल आर्मी थी उसने कहीं ना कहीं उनको गैंगेटिक प्लेन तक रोकने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई।
तो जो एलेक्जेंडर ग्रेट थे वो आपका 326 बीसीई में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अटैक करते हैं इंडिया के, लेकिन धनानंदा की एक कुशल नेतृत्व ने उनको गैंगेटिक जो प्लेन जो था वहां उसको क्रॉस नहीं करने दिया और उनको वापस ही वहां से भेज दिया। तो जो एलेक्जेंडर द ग्रेट थे धनानंदा से बहुत ही प्रभावित भी हुए थे। तो कंटेम्प्ररी हमारा था क्वेश्चन, किसके कंटेम्प्ररी थे? तो धनानंदा। और डायनेस्टी पूछ ले तो भाई नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, क्योंकि नंदा डायनेस्टी का ही तो राजा है धनानंदा। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछ रहा आफ्टर मौर्य एम्पायर विच ऑफ द विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो ये पूछा जा रहा है, सिंपल है, मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन से ऐसे डायनेस्टी जो है ये आपका एस्टैब्लिश हुआ, स्थापना हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश की स्थापना किसके बाद होती है? मौर्य डायनेस्टी के बाद। अब ये घटना कब की है? ये घटना है आपकी 185 बीसी की घटना है, जब मुगल वंश का जो मौर्य वंश का जो लास्ट शासक होता है जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ बृहद्रथ उसका असैसिनेशन हो जाता है, किसके द्वारा? तो उसका जो जनरल रहता है पुष्यमित्र शुंग, यानी बृहद्रथ के जो जनरल रहते हैं, मिलिट्री का जो हेड रहता है, उसी के द्वारा बृहद्रथ कौन थे? जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक की जान हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? उनके जनरल के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा ने उनका मर्डर करने के बाद खुद सत्ता पे बैठ जाता है, फिर गद्दी पे बैठ जाता है और शुंगा डायनेस्टी की नींव रखता है। कहां पे? तो मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर। ओके, मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये पूछ रहा कि इसमें कौन सी ऐसी फिलॉसफी है ना जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान उनकी मानना नहीं है, उनका दोनों का बिलीव जो है थोड़ी अलग है। तो कौन सी है? तो एक चीज है जो हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्ध और जो बुद्धिज्म है ना उनमें थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है, और वो डिफरेंस किसमें है? तो ये डिफरेंस आती है बिलीव इन वेदाज, ऑप्शन डी। यानी कि जो वेदों में विश्वास है ना वो जैनिज्म और बुद्धिज्म में अलग अलग है। दोनों अगर धर्म की बात करें, दोनों संप्रदाय की बात करें, तो वो कर्म पे बिलीव करते हैं, कर्म में विश्वास दोनों का था, तो ऑप्शन वन तो सही है। उसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म में भी वो लोग विश्वास दिखाते थे, उन लोगों का मानना था कि हाँ पुनर्जन्म का जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं सही है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बिलीव करते थे इन रीबर्थ। उसके बाद अहिंसा, नॉन वायलेंस के भी बहुत ही सपोर्टर थे। लेकिन जो वेद है उस पे जो है दोनों बिलीव नहीं करते थे। ओके, तो वो जो है जो वेद है उनको बोलते थे नहीं, हम लोग को वेदों में विश्वास नहीं है। दैट्स वाई अगर ये बोले तो दे बोल सकते हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी वेदा में उनको विश्वास नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछ रहा है कि विच पोएट रोट द इपिक कुमार संभवम। ओके, तो चलिए बताइए आप लोग इसका। कुमार संभवम हैड बीन रिटन बाय होम? कालिदास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास। कालिदास के द्वारा जो है ये आपका कुमार संभवम लिखा गया था। अगर इसकी बात करें तो कुमार संभवम की बात करें तो कुमार संभवम आपको संस्कृत में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? तो अगर पूछे बीपीएससी तो ये लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, और ये डिस्क्राइब करता था बर्थ ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन थे? तो कार्तिकेय भगवान शंकर के बड़े वाले पुत्र। तो ये बताता है बर्थ ऑफ कार्तिकेय एंड मैरिज ऑफ सी यू
भगवान शिव एंड पार्वती। तो ये जो कुमार संभवम जो कालिदास के द्वारा रचित है, ये तो सबसे पहले संस्कृत में उन्होंने लिखा था। और ये अ, भगवान शिव और जो माता पार्वती उनके शादी, और उसके बाद जो भगवान कार्तिकेय है उनके बर्थ के बारे में ये कुमार संभवम में कालिदास के द्वारा मेंशन किया गया है। ये कुमार संभवम जो है, ये भी माना जाता है कि ये एक तरीके का ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है। ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर भी ये कुमार संभवम को माना जाता है। अगर कालिदास की बात करें ना, तो कालिदास एसोसिएट किस वंश के साथ थे? अगर कंटेम्पररी कोई पूछे, बीपीएससी एग्जाम में पूछे, तो ये गुप्ता, गुप्ता जो वंश था, गुप्ता पीरियड के कंटेम्पररी थे, और गुप्ता पीरियड के एसोसिएट भी कालिदास थे। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28। आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड इन मगध? ये पूछ रहा है कि मगध में शुंग डायनेस्टी के बाद कौन से वंश ने शासन किया। तो देखिए, मैं एक यहाँ ना लिस्ट बना देता हूं। वैसे आप लोग को बिल्कुल पता होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हर एक चीज यहाँ पे बताना बनता है। तो सबसे पहले तो आपका मगध में जो है हर्यंक डायनेस्टी का गठन होता है। हर्यंक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? तो जिसके फाउंडर थे बिंबिसार। बिंबिसार। फिर उसके बाद गठन होता है आपका किसका? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का गठन होता है, जिसके फाउंडर थे स्वयं शिशुनाग। फिर किसका गठन होता है? फिर होता है नंद डायनेस्टी, यानी नंदा डायनेस्टी का गठन होता है, जिसके थे फाउंडर महापद्मनंदा। महापद्मनंदा। उसके बाद गठन होता है आपका मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद होता है शुंगा डायनेस्टी, जिसपे बीपीएससी ने अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया। शुंगा डायनेस्टी का गठन होता है। उसके बाद इसके फाउंडर कौन होते हैं? फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग या शुंगा, जो बोलो आप। उसके बाद कानवा डायनेस्टी का गठन होता है। कानवा डायनेस्टी आती है, जो मगध पे रूल करती है, और इसके फाउंडर होते हैं वसुदेव कानवा। वासुदेव कानवा। उसके बाद जो है सतवाहना डायनेस्टी आती है। सतवाहना डायनेस्टी, और जिसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं सिमुक। सिमुक। और उसके बाद जो है छोटे छोटे रीजनल जो है वो डायनेस्टीज में फॉर्म होती है। रीजनल छोटे छोटे लेवल पे, इतने वास्ट जो एम्पायर नहीं रह जाता मगध एम्पायर, और छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे रूलर जो है वो रूल करना चालू कर देते हैं, और वहीं से जो है मगध एम्पायर के पतन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील्स विथ। ये क्वेश्चन पूछ रहा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो बताइए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी। तो इजी था, आप लोग बिल्कुल एलिमिनेट। धर्म और रीति रिवाज से तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद अगर काव्य और साहित्य भी नहीं है, चिकित्सा से तो बिल्कुल नहीं था। तो राजकाज और वहां जो स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन था, कि मौर्य पीरियड में कैसे एक स्टेटमैन क्राफ्ट तैयार किया जाए, जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को एक तरीके से फ्लरिश करके और इतना बड़ा एम्पायर बनाने में हेल्प किया, और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एक बढ़िया रूप से चलाया जाए, तो इसके लिए ही अर्थशास्त्र बुक उन्होंने लिखा था। और जो सिंपल इसका आंसर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसकी और बात करें ना, तो अर्थशास्त्र आपका डील करता है मेनली दो तीन चीज। पहला तो यह है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस उस समय जो है कैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज होते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, ये सब जो है आपको कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखाई जाती है।
बताई गई है। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अगर तीसरी बात करें तो तीसरी इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन के भी बारे में, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, और टैक्सेशन के बारे में भी इस अर्थशास्त्र में पूरे डिटेल में बात की गई है। और लास्ट में अगर बात करें तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी के भी बारे में, इस अर्थशास्त्र के बारे में बात की गई। तो बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, जैसे अगर स्टेटमेंट क्राफ्ट ऑप्शन में दिया था, मान लीजिए ये दो ऑप्शन दे देता कि इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, और यहां पे एक ऑप्शन बढ़ा देता भाई ए एंड बी, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में ये कर देता बी एंड सी, वैसे कर देता तो फिर आप लोग को, और बिल्कुल इसमें जो कॉन्सेप्चुअल वाइज जब 70 जो बीपीएससी हुआ था 17वीं से, बिल्कुल अगर और बात करें तो 69 से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है बीपीएससी, तो इसमें ये पूछ सकते था दो तीन ऑप्शन सेम देकर के, और दोनों या इसमें से एक दो ऐसे करके ऑप्शन क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है नॉट ओनली रिलेटेड विथ स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट ऑल्सो डील्स पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी एज वेल। तो इतने सारे जो है ना कोर को कवर अर्थशास्त्र करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग वाज गौतम बुद्धा फर्स्ट डिपेक्टेड इन ह्यूमन गॉड लाइक फॉर्म, यानी कि किस राजा के शासन काल में गौतम बुद्ध को पहली बार मानवीय देवतुल्य रूप में चित्रित किया गया था। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग कनिष्क, ऑप्शन बी। तो कनिष्क ऐसा राजा था ना जिसमें पहली बार भगवान बुद्ध को ना भगवान के रूप में दिखाया गया था, और कनिष्क ही था जिसके रेजीन में आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जैसा हमने पीछे अभी डिस्कस किया। तो गौतम बुद्ध को मानव रूप मूर्ति में पहली बार जो कुषाण शासक था, कनिष्क कौन सा था, कुषाण शासक था, और इसी ने पहली बार मानव रूप यानी मूर्ति के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया था। इससे पहले भगवान बुद्ध को अनाकार परंपरा प्रचलित थी, अनाकार। उससे पहले कनिष्क ने पहले एक आकार दिया, उससे पहले अनाकार चीजें होती थी। अनाकार का मतलब क्या है कि जिनका कोई आकार ना हो, ये परंपरा प्रचलित थी, जिसमें बुद्ध को सीधे मानव के रूप में कभी दिखाया नहीं जाता था, उनके जगह प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। जैसे अगर भगवान बुद्ध के बारे में बताना तो उनके जो प्रतीक है, जैसे धर्म चक्र हो गया, जैसे धर्म चक्र हो गया, उसके बाद उनके पद्य चिन्ह हो गए, पद्य चिन्ह हो गए, बोधि वृक्ष हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। तो ये सब चीजें पहले सिंबलाइज किया जाता था, उनके जो प्रतीक को है वो दिखाया जाता था। लेकिन जो कुषाण जो रूलर था कनिष्क, जिसके अंडर ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन, याद होगा हमने पहले डिस्कस किया। तो उसी ने पहली बार ना अनाकार रूप देना चालू किया, यानी भगवान बुद्ध का ना मूर्ति का प्रचार करना चालू किया। उससे पहले उनके चिन्ह का ही पूजन हुआ करता था। और उसी के काल में, कुषाण काल में ही अगर हम लोग बात करें ना, तो कुषाण पीरियड में ही हमको द ग्रेट स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। मेनली दो, कौन से, तो पहला तो है आपका द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा जो है ये देखने को मिलता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आर्ट के क्षेत्र में भी जो है ना कनिष्क का बहुत ही बड़ा योगदान है, और मेन रूप से अगर बात करें तो कुषाण जो डायनेस्टी है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कहीं बीपीएससी रिपीट ना कर दे। तो ये इतने सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया, इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ये पार्ट 1 है। उसके बाद जो है
जितने भी एंशियंट अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो उसको हम लोग फिर आने वाले वीडियो में पार्ट 2, अगर 2 पार्ट में हो पाए तो 2 पार्ट में, नहीं तो 3 पार्ट में भी इसको डिस्कस कर देंगे, ताकि एक आपको पता चले, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन से पहले एक पता होना चाहिए कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। सो जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।